हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में। तो आज जो वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए, ये जो हमारी जो फार्मासिस्ट का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे उसके पार्ट 2 पहले आ चुके हैं, ये पार्ट 3 है। तो इस वीडियो में हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं बता दूँ, ये वीडियो फार्मासिस्ट, मेडिकल असिस्टेंट, थिएटर असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और बाकी एग्ज़ाम जैसे कि MMPHW, FMPHW या फिर जूनियर स्टाफ नर्स, जूनियर नर्स या और कोई मेडिकल एग्ज़ाम है तो उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि हमने इस वीडियो में वो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं JKSSB ने जो अपने प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इस उस हिसाब से ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ देंगे, या तो क्या पता कोई एक दो MCQ मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो दूसरे FMPHW के पेपर में आए थे वो यहाँ पे पूछ दिए हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम। हमारा अब 61 तक हमने कर दिया, अब 62 से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट MCQ है, पर उससे पहले हाँ एक बात तो मैं भूल गया बोलना, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन आइकन को टच कर दें, ताकि आपको टाइम टू टाइम मतलब हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी एडवांस में नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आपकी कोई सजेशन है तो कमेंट ज़रूर करें। लाइक शेयर करेंगे आप वीडियो, तभी हमें पता चलेगी आपको वीडियो कितनी ज़रूरत है और भी इस पर वीडियो आनी चाहिए कि नहीं। तो अब शुरू करते हैं हम। तो हमारा ये क्वेश्चन है जो 62 इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, पीपल विद हाइपरोपिया कैन एक्सपीरियंस। ठीक है, ये वो रहे जो पर्सन है विद हाइपरोपिया, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? ब्लड विजन, एस्थीनोपिया एंड बाइनोकुलर डिस्फंक्शन, या फिर कलर ब्लाइंडनेस, या सी फिर ग्रीन कलर विजन, या डी ब्लू कलर विजन। तो गाइज इसका एक आंसर है ब्लड विजन, एस्थीनोपिया एंड बाइनोकुलर डिस्फंक्शन उसमें होगा जो हाइपरोपिया होगा जिस बंदे को। ठीक है, अब आगे हमारा 63rd क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड यूज्ड फ्रिक्वेंटली फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और ये हमें पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा मेथड है जो नीचे दिए गए हैं ABCD, इनमें से जो स्टरलाइजेशन के लिए फ्रिक्वेंटली यूज होता है। तो आपको पता होगा हॉस्पिटल में क्या यूज होता है? A ऑटोक्लेव, B गैस स्टरलाइजेशन बाय कार्बन डाइऑक्साइड, C इरेडिएशन विद एक्सरे, D हीटिंग। तो गाइज इसका जो आंसर है ये क्या है? A ऑटोक्लेव इसका आंसर होगा। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट MCQ होगा, हाँ यही है ना, 63rd 64th। तो ये हमारा MCQ है। तो इसमें क्या पूछा हुआ इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द BMI स्कोर। तो BMI स्कोर दैट इंडिकेट्स ओबेसिटी, वो रहा इनमें से BMI स्कोर वो कौन सा है जो मोटापा यानी कि इंडिकेट करता है कि आप मोटे हो। ठीक है, ओबेसिटी है आप में। ठीक है, तो ये भी एक माल न्यूट्रिशन का कारण है, एक्सेस जिसमें हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह। तो ये हो गया BMI। BMI क्या होता है मैं सबसे पहले बता दूं आपको, बॉडी मास इंडेक्स होता है, बॉडी मास इंडेक्स। तो BMI में क्या होता है, हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए बंदे का। ठीक है, तो इसका जो BMI में क्या रहता है, नॉर्मल BMI में कितना रहता है वैल्यू आपका, अगर 18.5 से 25 के बीच में तो नॉर्मल रहता है। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा है तो कम रहेगा, और उससे ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, कम है तो भी प्रॉब्लम है, और ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बोल रहा है कि क्या इंडिकेट करेगा, तो मैंने आपको बता दिया कि 18 to 25 के बीच में नॉर्मल वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर कम होगा तो वो अंडर वेट होगा। ठीक है, 15 होगा तो वो अंडर वेट होगा, ये हमारा रिमूव हो गया। ठीक है, और 20 वाला भी अंडर वेट होगा, 24 वाला भी अंडर वेट होगा। तो नॉर्मल मैंने आपको क्या बताया, 18 पॉइंट नहीं, सॉरी गाइज, यहाँ पे हाँ ये देखो मैंने आपको बताया कि इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, 18.5 to 25। ठीक है, तो जो 15 होगा तो उसका क्या होगा, वो अंडर वेट होगा, जिसका 20 होगा तो वो नॉर्मल होगा, 24 भी नॉर्मल होगा, और जिसका 25 से ज़्यादा तो वो क्या होगा, ओबेसिटी होगी, उसमें मोटापा होगा, ओवर वेट होगा। तो ये इसका 30 आंसर रहेगा। ठीक है, D। अब ये वो रहा है हमारा जो अगला नेक्स्ट MCQ है, इसमें पूछा हुआ है स्फिग्नोमोनोमीटर इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग। तो गाइज आपको पता है BP परेटस का दूसरा नाम क्या है? स्फिग्नोमोनोमीटर। ठीक है, काफ़ी बोलना भी मुश्किल है इसको प्रोनाउंस करना।
तो स्फिग्मोमोनोमीटर, ठीक है। तो ये बीपी प्रेडिक्टर का दूसरा नाम है। अगर आपको पता तो आप आराम से इसको आंसर कर पाओगे। ये पेशेंट्स ओकुलर प्रेशर, नहीं ये भी गलत है। ये पेशेंट्स ब्लड प्रेशर, तो ये इसका राइट आंसर है। डीफनेस बॉडी टेम्परेचर ये नहीं है, क्योंकि स्फिग्मोमोनोमीटर हम किसको बोलते हैं, बीपी प्रेडिक्टर को बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, काफ़ी डिटेल है इसमें पूछा हुआ है। ये द रोल ऑफ फार्मेसी रेगुलेटर बोल रहा है, जो फार्मेसी रेगुलेटर है इसका रोल क्या है, ठीक है। फार्मेसी रेगुलेटर यहाँ पे कौन है, द जनरल फार्मास्यूटिकल काउंसिल। तो ये यहाँ पे पूछ रहे हैं हमें कि इसका क्या है मीन, द रोल ऑफ द इसका फार्मेसी रेगुलेटर का क्या है। ए प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड मेंटेन द हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक इन ऑर्डर टू अपहोल्ड स्टैंडर्ड एंड पब्लिक ट्रस्ट इन फार्मेसी, या फिर रेज द स्टैंडिंग ऑफ द प्रोफेशन एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इस मेंबर्स, या फिर सी डी प्रमोट फार्मेसी एंड टू एडवांस साइंस प्रैक्टिस एंड एजुकेशन इन फार्मेसी, डी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फार्मेसी। तो गाइज इसका राइट आंसर जो है ए है, ठीक है। प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड मेंटेन द हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक इन ऑर्डर टू अपहोल्ड स्टैंडर्ड एंड पब्लिक ट्रस्ट इन फार्मेसी, ठीक है। ये इसका किसका फार्मेसी रेगुलेटर का काम है, जो जनरल फार्मास्यूटिकल काउंसिल है उसका, ठीक है। अब आ गया हमारा 67वां क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका पूछा हुआ है स्ट्रोक अकर्स व्हेन, ये पूछ रहे हैं कि स्ट्रोक कब अक्कर होता है। तो स्ट्रोक में बता दूं आपको, स्ट्रोक क्या होता है, जब हमारे ब्रेन को ना ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है तो उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि स्ट्रोक अकर्स व्हेन, कब अक्कर होता है। द ब्रेन रिसीव्स एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई, तो ये भी नहीं होगा। जब उसको एडिक्वेट सप्लाई मिलेगी तो क्यों होगा। देयर इज सडन यूजली ब्रीफ, मैंने ब्लड का बताया ना आपको, देयर इज सडन यूजली ब्रीफ एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन ए ग्रुप ऑफ ब्रेन सेल्स, ये भी नहीं है इसका। एन आर्टरी टेकिंग ब्लड टू द ब्रेन बिकम्स ब्लॉक्ड और बर्स्ट, ये इसका हो सकता है। मैंने बताया ना कि ब्लड उसको ब्रेन को बंद हो जाता है जाना, तो स्ट्रोक आ जाता है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या बता, नेक्स्ट इससे बेटर हो। देयर इज अ लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, तो ये भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, सी है इसका, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू है उसमें ये है लेमिनेक्टमी। लेमिनेक्टमी इज, ये बोल रहे हैं कि लेमिनेक्टमी क्या है। तो ये पूछ रहे हैं सर्जिकल प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ द वर्टिब्रे, ए या फिर बी। ए सर्जिकल प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ द लेमिना ऑफ द वर्टिब्रे, या सी द रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ द स्कल, द बोन फ्लैप टू असेस द ब्रेन। तो गाइज हमने इस एमसीक्यू की जो पहली वीडियो थी वो वहाँ पे पढ़ा था कि ये द रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ द स्कल उसको क्या बोलते हैं। तो आप कमेंट करें अगर आपको याद है, मैं देखता हूँ आप कितने अच्छे से वीडियो देखते हो, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलते हैं, सी को। ये तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो हमें पता है, इसको कुछ और बोलते हैं, द रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो गाइज आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्या है, लेमेक्टमी, तो लेमिन से लेमिना, ठीक है। कई बार ये आप ऐसे भी गेस कर सकते हो, पर कई बार गेस गलत भी हो जाता है। तो इसको हम बी इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि लेमेक्टमी हम उसको बोलेंगे, एक्टमी होता है निकालना, सर्जिकल प्रोसीजर होता है फॉर द रिमूवल ऑफ लेमिना ऑफ द वर्टिब्रे, ठीक है। अब आ गया हमारा 69वां एमसीक्यू। तो इसमें पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस, बोल रहा है इनमें से कौन सा हार्मोन है जो फ्लूइड बैलेंस रेगुलेट करता है। अराइथ्रोपोइटिन, तो इन्होंने पूछा अराइथ्रोपोइटिन, या फिर एंटीडायरेटिक हार्मोन, रेनिन, एस्ट्रोजन। तो गाइज इसका बी आंसर है, ठीक है। ये हार्मोन होता है जो फ्लूइड बैलेंस हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है, ठीक है। अब आ मेरा नेक्स्ट एमसीक्यू। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, इन्होंने पूछा हुआ है इस एमसीक्यू में, द अर्ली सिम्टम्स ऑफ सीवियर इम्पेयरमेंट ऑफ इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, इन्फेंटाइल ऑटिज्म, इन्फेंटाइल एमनीजिया, सेरिब्रल प्लेसी, रेट सिंड्रोम। तो गाइज इसको ए इसका आंसर रहेगा, इन्फेंटाइल ऑटिज्म। इसमें क्या होता है कि ये जो है इसकी मतलब इम्पेयरमेंट हो जाती है किसमें, सोशल इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन जो उसकी होती है इन्फेंट की होती है। इन्फेंट हो गया जो चाइल्ड होता है, ठीक है, 1 साल से कम का, ठीक है। अब आ गया हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू। इन्होंने बोला हुआ है नेम द ड्रग गिवन प्री ऑपरेटिवली टू प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव पेन कास्ड बाय सुसिनाइल कोलिन। तो सुसिनाइल कोलिन हमने पढ़ा था सैडेशन के लिए, ये सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग रहती है, ठीक है, ऑपरेशन से पहले, ऑपरेटिव प्रोसीजर से पहले। तो ये बोल रहा है कि इससे क्या होता है, इससे दर्द हो जाती है, पेन हो जाती है, काज करेगा पेन। उस पेन को रोकने के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है, ठीक है, डेंट्रोलाइन, ट्यूबोक्राइन, डाइजीमैम, लिडोकाइन। तो गाइज इसका बी आंसर रहेगा, ट्यूबोक्राइन, ठीक है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन्होंने पूछा 72 है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर हिस्ट्रोसेलोपिन
स्फिंगोग्राफी, ठीक है, हिस्ट्रोस्कोपी एंड लेप्रोस्कोपी, क्रोमो पर्ट्यूबरेशन, ठीक है। वो रहा इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये यूज़ होता है किसके लिए, हिस्ट्रोसेलोपिनोग्राफी, हिस्ट्रोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी, क्रोमो पर्ट्यूबरेशन के लिए। बलसेलम, टेनकुलम, यूट्राइन क्यूरेट या पोरेंडर्स डायलेटर, तो इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स फार्मासिस्ट के लिए खासकर उनके सिलेबस में तो उनके लिए काफ़ी ज़रूरी बन जाते हैं, तो बी इसका आंसर रहेगा। बाकियों के लिए बाकी भी पढ़ लेंगे, आ सकता है क्वेश्चन, पर फार्मासिस्ट को मैं बोलता हूँ मैक्सिमम 4-5 क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट से आने वाले हैं, ठीक है, तो वो ध्यान से इसको प्रिपेयर कर लें। तो अब आ गया हमारा नेक्स्ट, ठीक है, इसमें इन्होंने पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एक्सक्रीटरी रूट फॉर वाटर सेल्यूलर विटामिन्स, ये बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो है प्राइमरी रूट कर रहेगा किसके लिए, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के लिए, उनकी एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, परसिपिरेशन। तो गाइज मैं बता दूं आपको फैट्स, आपको 4 विटामिन याद रखने, ए, डी, ई, के, ये कौन से होते हैं, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, और जो बाकी सारे विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सॉल्युबल विटामिन, तो वो ए, डी, ई, के, ठीक है, तो बाकी जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो इसमें से इसका जो आंसर रहेगा, जो मतलब प्राइमरी एक्सक्रीटरी रूट होगा उनके एक्सक्रीशन के लिए किसकी, वाटर सॉल्युबल विटामिन के लिए, वो किडनी रहेगा, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट है, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है आपको, द प्रोसेस बाय विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इज कॉल्ड, वो रहा है कि जिस प्रोसेस से स्पर्म प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोलते हैं हम, सर, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवल्यूशन, ओजेनेसिस, ओस्टोमेलेशिया। तो गाइज मैं बता दूं ओस्टोमेलेशिया होता है जिसमें आपकी सॉफ्टनिंग ऑफ ओवन हो जाती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो, ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ओजेनेसिस में आपको पता है द प्रोडक्शन ऑफ ओवम, जहाँ प्रोसेस जो ओवम की फॉर्मेशन का उसको हम ओजेनेसिस बोलते हैं। तो ओवल्यूशन का आपको पता है जो होता है कि रिलीज ऑफ एग होता है, ठीक है, रिलीज ऑफ जो ओवम है उसको हम ओवल्यूशन बोलते हैं। तो इसमें से मोस्ट जो है स्पर्म की फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, ये इसका आंसर। और ओवम की फॉर्मेशन आपको ये भी पूछ सकते हैं, उसको हम ओजेनेसिस बोलेंगे, ठीक है। तो अब आ गया हमारा 75वां क्वेश्चन, इसमें इन्होंने पूछा हुआ है इन अ पेशेंट विद पेस मेकर, एक पेशेंट है जिसको पेस मेकर है, अगर हम उसको इलेक्ट्रिक करंट देते हैं किसमें, डायाथर्मी, मैंने आपको बोला था ना थर्मीज पढ़ने के लिए, कैन काज, उसको क्या हो सकता है, उसे हाइपरटेंशन होगी, अरिथमिया होगा, हाइपोटेंशन होगी, एंजीना होगा, ठीक है। तो गाइज मैं आपको बता दूं इनसे क्या होगा, उसको अरिथमिया क्या होता है, रेगुलर हार्ट बीट हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो एंजीना क्या होगा, इसमें क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, किससे, इन्फेक्शन, गले में आपके अगर इन्फेक्शन होगी तो उसको हम, उससे इन्फ्लेमेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एंजीना, ठीक है। हाइपोटेंशन आपको पता, लो बीपी, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, ठीक है। तो ये हमें ऐसा कुछ इसका हमें पूछा हुआ है कि एक पेस मेकर पड़ा हुआ पेशेंट को हम उसको अगर इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो वो क्या हो सकता है, उससे क्या हो सकता है, उसको अरिथमिया हो सकता है, उससे क्या हो सकता है, उसकी हार्ट बीट रेगुलर हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू कौन सा है, ये है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन, बोल रहा है इसमें से प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है, बैस डेफरेंस, पेनिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, टेस्टिस। तो गाइस इसका डी आंसर है, ठीक है, ये पार्ट्स दे दिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसमें से टेस्टिस है, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोकल एंड जनरल साइंस, ये 77, बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोकल एंड जनरल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ब्लीडिंग, हो रहा है कि मतलब इनमें से कौन सा हमें इंडिकेट करेगा, लोकल साइन हैज़ लोकल एंड जनरल साइंस ऑफ सिम्टम ब्लीडिंग, जिसमें ब्लीडिंग होगी। हेमोटोमा, तो यहाँ पे हिम लगा हुआ तो ब्लड इन्वॉल्व है। सैडेशन, ये हो नहीं सकता। तो डिजीनेस, ये भी नहीं हो सकता है। वर्टिगो आपको पता है, जो हम सिर हिलाते हैं हमें चक्कर सा आता है, ठीक है, इम्बैलेंस ऐसे फील होता है हमें, इम्बैलेंस, तो वो वर्टिगो हो गया। तो इस यहाँ पे इसका आसानी से आप आंसर कर पाओगे हेमोटोमा, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो नेक्स्ट हमारा आ गया, इन्होंने पूछा हुआ है द विटामिन ऑब्जर्व बाय द गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर, GIF भी बोलते हैं इसको, गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा विटामिन ऑब्जर्व करेगा, ये गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर GIF होता है। तो गाइज ये GIF क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो कौन बनाते हैं, पेरिटल सेल्स बनाते हैं, ठीक है, पेरिटल सेल्स बनाते हैं, जो फिर कहाँ जाता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और वहाँ पे विटामिन की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है, हमारी इंटेस्टाइन में। तो ये कौन सा विटामिन है, विटामिन A,
ठीक है, एंड ऑब्जर्व्ड बाय द, जिसको ये पूछ रहे हैं कि वो कौन सा विटामिन है जिसको GIF गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर ऑब्जर्व करता है, ऑब्जॉर्ब, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन B1, जब विटामिन ई, या फिर विटामिन B12। तो गाइस विटामिन B12 है, इसका दूसरा नाम क्या है, मिथाइल कोबालामाइन। इंजेक्शन भी लगाते हैं ना वो ताकत वाले, बोलते हैं कि पेशेंट ताकत वाला इंजेक्शन लगाओ, मिथाइल कोबालामाइन, ठीक है। ये इसका आंसर विटामिन B12 रहेगा। जो हमारी विटामिन B12 वो विटामिन है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 79वां क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले 78 हुआ ना हमारा, हाँ। तो इसमें इन्होंने पूछा हुआ है, काफ़ी लेंथी सा क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आई क्या है। तो प्रिवेंशन ऑफ द बाउंड कंटेमिनेशन बिफोर ऑपरेशन इज अवॉइडेड बाय, वो रहे कि हमें ऑपरेशन करना है तो उससे पहले बाउंड की कंटेमिनेट नहीं हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या वो करना है, ठीक है, उसकी प्रिवेंट करने के लिए कंटेमिनेशन। ए है, ए केयरफुल स्क्रब एंड प्रिपरेशन ऑफ द ऑपरेटिव साइड, क्लीनिंग विद 10% पॉलीविडोन आयोडीन, ए केयरफुल स्क्रब एंड प्रिपरेशन ऑफ द ऑपरेटिव साइड क्लीनिंग विद 1% पॉलीविडोन आयोडीन के साथ करेंगे। एक केयरफुल स्क्रब एंड प्रिपरेशन ऑफ द ऑपरेटिव साइड क्लीनिंग विद 2% आयोडीन करेंगे, जहाँ 5% के साथ करेंगे। तो गाइज इसका ए आंसर रहेगा, हम उसको केयरफुली स्क्रब करेंगे और प्रिपेयर करेंगे ऑपरेटिव साइड को किसके साथ, 10% ऑफ पॉलीविडोन आयोडीन के साथ, ठीक है। तो अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें इन्होंने पूछा हुआ है ए टम्बलिंग ई चार्ट इज यूज टू, ई चार्ट है एक टम्बलिंग, जो टम्बल किया होता है उसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मेजर ए पेशेंट्स मेमोरी, मेजर ए पेशेंट्स विजुअल एक्विटी, मेजर ए पेशेंट्स लोकोमोटर एक्टिविटी, फोकस लाइट इनटू कैविटी अंडर इंस्पेक्शन। तो टम्बलिंग ई चार्ट किसके लिए यूज़ होता है, तो वैसे मैं आपको बता दूं टम्बलिंग जो चार्ट है वो बी इसका आंसर रहेगा, मेजर ए पेशेंट्स विजुअल एक्विटी। इसमें क्या होता है, ई लगा होता है ऐसे चार्ट में, ऐसे होगा ई, उसको उल्टा कर दिया होगा ऐसे, फिर ई ऐसे बना दिया होगा, तो उसको पूछेंगे जो मतलब जिसकी आई साइड चेक करनी होगी, जो वो करना होगा विजुअल एक्विटी चेक करनी होगी, तो उसको पूछेंगे ये किस तरफ है, मतलब ऐसे अगर ई बना तो ये पूछेंगे ये इसकी ये फिंगर टाइप प्रोजेक्शंस किस साइड है, ठीक है। तो अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है इन एडिशन टू कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो कंटेन्स नाइट्रोजन। बोल रहा है इन एडिशन कार्बन को छोड़ के, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के इनमें से कौन सा है जो नाइट्रोजन भी होगी जिसमें, कार्बोहाइड्रेट्स। तो गाइस मैं आपको बता दूं कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है सिर्फ, ठीक है। ये इसका आंसर नहीं हो सकता। लिपिड्स, प्रोटीन्स, स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट, आपको पता है इसमें भी नाइट्रोजन नहीं होता। गाइस इन दोनों में नाइट्रोजन होता है, तो अब आंसर कौन सा होगा इनमें से, ठीक है। आपको क्या करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है, लिपिड या प्रोटीन्स में से। तो लिपिड्स में मैं बता दूं यूजली कार्बन नहीं होता है, पर कभी कभी क्या होता है कि कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसका कार्बन की जगह वो भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, पर यूजली नहीं होता। पर प्रोटीन में हमेशा क्या होता है, नाइट्रोजन होता ही होता है, ठीक है। प्रोटीन किसके, अमीनो एसिड के बने होते हैं, अमीनो एसिड में नाइट्रोजन होता है। तो गाइज इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या रहेगा आपको, सी, ठीक है, प्रोटीन्स। अभी हमें पूछ दिया कि रिट्रैक्टर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूंगा, गाइज सीधा बता देता हूँ। ये रिट्रैक्टर क्या होता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विच आइदर एक्टिवली सेपरेट्स द एजेस ऑफ सर्जिकल इंसिजन और बाउंड और कैन होल्ड बैक अंडरलाइंग ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, इसको रिट्रैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद रखिए कि इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक्टिवली सेपरेट करता है किसको, एजेस, जो हम सर्जिकल इंसिजन देते हैं ना, जब बाउंड उसके वो जो उसको सेपरेट करता है, और जहाँ फिर क्या करता है, होल्ड बैक करता है किसको, अंडरलाइंग जो अंदर टिश्यू या ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो अब आ गया हमारा 83rd क्वेश्चन। तो गाइज ये है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन सेल कंसिस्ट ऑफ, बोरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ह्यूमन सेल की किसकी बनी होती है, मेम्ब्रेन दैट कंटेन्स पीली ऑन इस सेल सरफेस, किसकी बनी होती है इन्होंने पूछ रहे हैं, ए या फिर इसका बी रहेगा। गाइज एक मिनट, जो इन्होंने पूछा हुआ ए डबल लेयर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एनक्लोजिंग द सेल, ए सिंगल लेयर सेल मेम्ब्रेन, ए डबल लेयर ऑफ लिपिड फॉस्फोलिपिड्स, लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो गाइज जो आपने सेल मेम्ब्रेन अगर पढ़ा होगा तो ये किसकी बनी होती है, डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, ठीक है। अब हम पूछ रहे हैं राइनोस्कोपी इज यूज टू, बोल रहे हैं कि राइनोस्कोपी किसके लिए यूज होती है, सी विद इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विदाउट ऑब्स्ट्रक्टिंग रेस्पिरेशन, सी द इनर पार्ट्स ऑफ द नोज लाइक द कोइने, सी विद इन द इसोफेगस, assess the neurological and psychological status across 7 domains।
तो गाइज इसका जो आंसर रहेगा राइनोस्कोपी होती है, जिसमें हम इनर पार्ट से देखते हैं किसके, नोज लाइक कोहिने, ठीक है। कोहिने एक बोन होती है, ठीक है, कैविटी टाइप होती है, उसको देखते हैं हम, ठीक है। तो अब ये हमारा 85th इन्होंने पूछ दिया है, बल्सैलम इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू, किसके लिए यूज़ होता है बल्सैलम। तो इंस्ट्रूमेंट फार्मासिस्ट ध्यान से पढ़ लें, उनके सिलेबस में उनको 4-5 क्वेश्चन तो यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। वो भी इंस्ट्रूमेंट जिनके इनके नाम इनमें लिए हुए हैं उनको पढ़ लें ध्यान से, उनमें से कोई ना कोई आ जाएगा। तो बोरे बल्सैलम इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू इंसर्ट द IUCD एंड फॉर वेजाइनल hysterectomy, view the entire bladder and for insertion of the ureteral catheters, C serve as a passageway for the instruments and used during cystoscopy and resection, या फिर D protect the ball of the urethra from abrasion during insertion। तो गाइज इसका जो आंसर रहने वाला है वो ए है। ये जो बल्सैलम यूज़ होता है ये किसके लिए यूज़ होता है, इंसर्ट IUCD इंट्रायूराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस को इंसर्ट करने के लिए, या फिर वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी हम करेंगे तो उसमें यूज़ होगा बल्सैलम, ठीक है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड पूछ दिया इन्होंने। ऑब्टूरेटर इज यूज टू, किसके लिए होता है, व्यू इंटायर ब्लैडर एंड फॉर इंसर्शन ऑफ द यूरेथ्रल कैथेटर, प्रोडक्ट द बॉल ऑफ द यूरेथ्रा फ्रॉम अब्रेजन ड्यूरिंग इंसर्शन, या सी फिर सर्व एज ए पैसेज वे फॉर द इंस्ट्रूमेंट्स यूज ड्यूरिंग सिस्टोस्कोपी एंड रिसेक्शन, या फिर डाइसेक्शन ऑफ द यूरेथ्रा। तो मैं बता दूं आपको, ये क्या नाम है इसका, एक मिनट गाइस, ये ऑब्टूरेटर किसके लिए यूज़ होता है गाइस, ऑब्टूरेटर जो है, ऑब्टूरेटर ये किसके लिए यूज़ होता है, प्रोडक्ट द बॉल ऑफ द यूरेथ्रा फ्रॉम अब्रेजन ड्यूरिंग इंसर्शन, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है ये। अब हमारा आ गया 87, द टर्म सिस्टेक्टमी, सिस्टेक्टमी मीन हो रहा है, सिस्टेक्टमी टर्म का क्या मतलब होता है, टोटल और पार्शियल रिमूवल ऑफ द ब्लैडर, रिमूवल बी रिमूवल ऑफ द प्रोस्टैटिक एडिनोमा थ्रू ए पेरेनियल अप्रोच, या रिमूविंग सेक्शन ऑफ द बैस रेफरेंस एंड सीलिंग द फ्री एंड्स, या फिर टोटल और पार्शियल रिमूवल ऑफ द किडनी। तो गाइज ये सिस्टेक्टमी का मतलब होता है टोटल और पार्शियल रिमूवल ऑफ द ब्लैडर, उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टेक्टमी, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब आ गया ये द पेनक्रेटिक अल्फा सेल सेक्रेट, गाइज हमने ये पढ़ा था पीछे, शायद 1-2 वीडियो FMPHW या किसकी थी, जूनियर स्टाफ नर्स की थी, उसमें हमने ये पढ़ा था पेनक्रेटिक अल्फा सेल्स क्या सेक्रेट करते हैं, इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन, ग्लूकोगॉन, सोमैटोट्रोफिन। तो गाइज इसका सी आंसर रहेगा 88th का, ये क्या सेक्रेट करते हैं, ग्लूकोजन, ग्लूकोगॉन, ठीक है, ग्लूकोजन अलग हो गया, ग्लूकोगॉन है, ठीक है। तो ये पी वेव का क्वेश्चन आ गया गाइज, ये हमें FMPHW में जो क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन आ गया, पी वेव ऑन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्रॉसपेंस 2, ठीक है, क्या बताती है हमें पी वेव, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG पे, ठीक है। ये FMPHW का हमने जो पार्ट 5 आप वो भी देख सकते हैं, उनमें से सीधा क्वेश्चन उठा के डाल दिए जो हमने डिस्कस किया है FMPHW के पेपर से। तो ये कि ECG क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या क्रॉसपेंडस करेगा, क्या बताएगा हमें, एट्रियल डिपोलराइजेशन, एट्रियल रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो गाइज इसका ए आंसर है एट्रियल रिपोलराइजेशन। तो अब आ गया हमारा 90 क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट यूज टू इन शार्प डाइसेक्शन ऑफ द यूरेथ्रा। तो गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, वीडियो को लाइक शेयर, और अगर कोई कन्फ्यूजन है या वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। बोल रहे हैं इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन शार्प डाइसेक्शन ऑफ द यूरेथ्रा कौन सा है, यूरेथ्रोटोम, कैथेटर, यूरेट्रिक स्टेंट, या डी फिर पेरिस्टालिसिस। तो गाइज इसका जो आंसर है ए है, यूरेथ्रोटोम। तो गाइज थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। वीडियो थोड़ी 2-3 मिनट ऊपर बन गई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बोलना पड़ता है, एक MCQ 1 मिनट से कम में डिस्कस करना पड़ता है कम से कम, तो थोड़ा समझाने में भी थोड़ी प्रॉब्लम ही आती है इसमें क्योंकि टाइम कम होता है। अगर पूरा हमने सही पेपर सॉल्व करने का तरीका होता है कि हम पूरा MCQ को चारों ऑप्शन को डिस्कस करें, पर अब आपके पास भी इतना टाइम नहीं, आपको चाहिए MCQ, और हमारे पास भी नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम आ गए हैं। तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, हैव अ नाइस टाइम।